और मेरे मजदूरों, वेलकम बैक टू फंडा फैक्ट्री। सो आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में समझना है तो इसके लिए पहले अपना बेस क्लियर कर लो। चैप्टर 2 केमिस्ट्री का बन गया है, उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तुरंत जाकर चेकआउट करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो चालू होने से पहले। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So, metals and non-metals are two fundamental groups of elements that exhibit distinct physical and chemical properties. So, metals and non-metals ये एक फंडामेंटल ग्रुप है एलिमेंट का जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट करते हैं हमको। दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर characteristics, uses, and explications of fascinating substances, providing a comprehensive overview of this important topic in CBSE class 10th chemistry. Okay, so basically हम यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, क्या होता है ये सब, इस चैप्टर में क्या होता है। एक पेन और कॉपी लेके जरूर बैठ जाना है अपने साथ। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उनको स्टार मार्क कर लेना, नोट बनाते रहना, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है ना। Defining metals and non-metals. Metals are elements that form positive ions by losing electrons. They are typically lustrous, malleable, ductile and good conductors of electricity. जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा। मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, याद कर लीजिएगा। ये लस्ट्रस होते हैं नेचर में, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 4 पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मेटल के कैरेक्टरिस्टिक में एमसीक्यू में आ ही जा सकता है। नाउ non-metals. Non-metals are elements that form negative ions by gaining electrons. They are generally dull, brittle and poor conductors of heat. समझे? So they are negative ions which are dull in nature. They gain electron. They are brittle and poor conductors of heat and electricity. So अगर देखा जाए तो मेटल्स में ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल्स में नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली डल होते हैं। जनरली एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस के ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है, वो भी बता दूंगा। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। मेटल्स जो डक्टाइल होते हैं ये डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट से काम आएंगे। नाउ द रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके काम आना ही आना। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ रैंकिंग ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। सो रिएक्टिविटी सीरीज एक रैंकिंग सिस्टम है मेटल्स का जो उनकी टेंडेंसी को दर्शाता है कि कितना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और कितने पॉजिटिव आयंस वो फॉर्म कर सकते हैं। सो the most reactive metals like alkali metals and alkaline earth metals are top of the series and readily lose ions. ये बहुत जल्दी ions को lose कर देते हैं। These are less reactive like iron, tin, lead and are in the middle. जो सबसे रिएक्टिव होते हैं ना एल्कली मेटल्स वो टॉप में पाए जाते हैं और इनमें जनरली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। एल्कलाइन यानी बेसिक होता है, ठीक है। बेसिक यानी सोडियम होता है, Na होता है, सोडियम, फिर पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, ये सारे जो होते हैं बेसिक होते हैं, समझे। सो द लेस रिएक्टिव मेटल्स जो कम रिएक्टिव होते हैं ना थोड़े, वो बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, टिन, लेड जो ओके। अब जो नोबल मेटल्स होते हैं ना जो रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड दे आर फॉर्म्ड इन द लास्ट चेन। सो ये सीरीज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, किस चीज़ को हेल्प करते हैं, प्रोडक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। और ये हमको क्या हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स को में हेल्प करता है। नाउ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। कोरोजन यानी कि जंग लगना, वेयर मोर रिएक्टिव मेटल्स आर प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज टू प्रोटेक्ट लेस रिएक्टिव एटम्स। चलो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में मदद भी करेगी, ठीक है। नाउ ट्रिक ये है आपकी, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का एक ट्रिक है। केदारनाथ
का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। केदारनाथ का माली आलू केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। इसका अगर आप एब्रिविएशन करोगे तो केदारनाथ यानी कि केदार यानी कि पोटेशियम, नाथ यानी कि सोडियम, का यानी कि कैल्शियम, माली यानी कि मैग्नीशियम, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, ज़रा से जिंक, फीके से आयरन, से सल्फर, पीबी लेड और एच हाइड्रोजन। ओके, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगी, बहुत हेल्प करेगी। इसको रट लीजिएगा। हम लोग ने भी ऐसे ही किया था। हम लोग अभी जस्ट 10th से पास आउट हुए। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स: लस्टर, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी। 4 चीजें हमने पढ़ी थी। सो मेटल्स शाइनी होते हैं, लस्चरस सरफेस होता है इनका, जिसके कारण ये लस्चरस होते हैं। मेलिएबिलिटी यानी कि थिन शीट्स में इनको ढाला जा सकता है, इनकी प्रॉपर्टी है एक। डक्टिलिटी यानी कि इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स हैं। नाउ 4 इसके हो गए। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल: रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड विच आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बनाते, समझे? मेटल ऑक्साइड जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज जनरली बेसिक इन नेचर। समझे? इसको बैलेंस भी कर दिया, आप भी कर लीजिएगा। नो रिएक्शन विथ एसिड्स, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट करते एसिड के साथ ताकि वो प्रोड्यूस कर सके क्या? हाइड्रोजन गैस। देखिए अब रिएक्शन। नाउ HCl हमारा एक एसिड है, उसको मेटल के साथ करा रहे हैं, मान लीजिए सोडियम के साथ, तो हमारा बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, NaCl सॉल्ट हो गया, और हाइड्रोजन जो हो गया वह आपका हाइड्रोजन गैस हो गई। ओके, H2। नो रिएक्शन विथ वाटर, some metals like sodium react vigorously with water to produce hydrogen gas। समझे? जनरली मेटल क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते थे। सोडियम Na प्लस H2O gives us NaOH। now reaction with bases, some metals react with bases to complex salt formation। ओके, जो मेटल्स होते हैं यानी कि मेटल्स मान लीजिए कि आपके लिए क्या लिया जाए मेटल्स, बेसिस के लिए हम NaOH ले लेते हैं। NaOH जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। NaOH एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है जो बेसिक होता है नेचर में, समझे? नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT में आपके दिया हुआ है, बहुत काम आएगा। Reaction with water, metal like sodium and potassium react violently with water producing hydrogen gas and a basic solution। General equation: metal plus H2O gives us 2 metal plus 2H minus plus H2। Reaction with acids, metals react with acid to produce hydrogen gas and salt। Metals react with acid to form hydrogen gas and salt। General equation: 2M plus 2HCl gives us 2HCl plus 2M minus Cl2 plus H2। Reaction with bases, some metals react with bases to form complex salt। General reaction: metal plus NaOH gives us NMOH। Reaction with oxygen, वही चीज 2M plus O2 2MO2। जनरल इक्वेशन याद कर लीजिएगा, जब मेटल को पुट करिएगा आपको बैलेंस इक्वेशन ऐसी मिल जाएगा। सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं आपको, हमने भी ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ की थी, हम भी क्लास 10 से अभी पास आउट हुए हैं। ये ट्रिक्स को इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा टाइम फेस जो टाइम वो आपका वेस्ट होता है ना एग्जाम में वो नहीं होगा। जल्दी जल्दी
बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अगर आपको ये याद होगा तो, समझे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, दे लैक लस्टर, दे आर डल, ब्रिटलनेस, खुरदुरे होते हैं नेचर में, ब्रेक इजीली अनलाइक मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स। मेटल क्या होता है, मेलिएबल होता है, शीट डाल दो, डक्टाइल होता है, वायर बना दो। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, खुरदुरे होते हैं, कुछ नहीं बन सकता है इनका, समझे। खैर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। पुअर कंडक्टर्स, they are generally poor conductor of heat and electricity. Metals are good conductors of electricity and heat. Okay, now chemical properties of non-metal. Reaction with oxygen, non-metal form non-metallic oxide which is generally acidic in nature. देखिए, non-metal plus oxygen gives us non-metal plus oxide which is acidic in nature. एग्जाम्पल ले लीजिए, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड which is acidic in nature. Now, reaction with water. Non-metals do not react with water, but some non-metal oxide dissolved in water form acid. Example देखिए अब, एग्जाम्पल SO2 एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जिसको हम वाटर में ऐड कर दिए, समझे, तो हमको क्या मिल गया, H2SO3. H2SO3 क्या होता है, एसिड होता है, एसिड. So non-metal generally do not react with water, but non-metal oxide do. They form acids. No, reaction with acids and bases. Non-metal generally do not react with acids, but they react with bases to form salt. Generally acids के साथ react नहीं करते. Example लीजिए, मैग्नीशियम प्लस HCl gives us salt plus hydrogen gas. अब वही एल्यूमिनियम प्लस HCl gives us एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सेम रिएक्शन होता है, सेम रिएक्शन होता है, समझे. नाउ आयोनिक कंपाउंड एंड इट प्रॉपर्टीज. आयोनिक कंपाउंड कंटेन्स आयोनिक बाउंड, एंड आयोनिक बाउंड एक तरह का केमिकल बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है, जिसके कारण हमको कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन दिखता है. सो फिजिकल नेचर, generally brittle solids and break into pieces when pressure is applied. नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में अप्लाई हो गई, क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, प्रेशर अप्लाई किया टूट गया. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. ये जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की. बहुत सारे पीवाईक्यू आए हैं मिड टर्म में और आपके पीटी में, श्योर शॉट इससे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to break the strong electrovalent bond. ये याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की टर्म है इस आंसर का. की पॉइंट सीबीएसई पता है, आपके पूरा आंसर नहीं पढ़ता, जो भी आपका चेकर होता है आपको उस आंसर में की पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है. वो चेकर ने क्वेश्चन पढ़ा, की पॉइंट्स देखे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे. इतना टाइम नहीं तो चेकर के पास, वो सिर्फ की पॉइंट्स देखते हैं. की पॉइंट्स देखने से ही ना भैया, की पॉइंट्स हाईलाइट करने से आपको टाइम जो होता है वो आपको मैनेज हो जाएगा. चेकर का भी टाइम मैनेज हो जाएगा, चेकर भी खुश हो जाएगा कि आपने की पॉइंट्स दिए, तुरंत आंसर टिक, फुल मार्क्स मिल जाएगा. की पॉइंट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का टाइप समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको याद करने की ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सब चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. बस शर्त ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर दो. नाउ, high melting and boiling point requires a sufficient amount of energy to be broken because ionic compounds have strong electrovalent bonds. Strong electrovalent bonds. 5 बार इस शब्द को अपनी कॉपी में लिखिए, क्वेश्चन का टाइप डालिए. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इज हाई बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के 2 मार्क का तो फंसेगा ही फंसेगा, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार क्या है, 70% कॉम्पिटेंसी है. Ionic compounds and properties में solubility, they are generally soluble in water and insoluble in solvents. वाटर में घुल जाएगा लेकिन सॉल्वेंट जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल होता है, उनमें नहीं घुल पाएगा. नो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड एक्वस फॉर्म. अभी एक क्वेश्चन एक और बन सकता है, व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड एक्वस फॉर्म. मॉल्टन एंड एक्वस फॉर्म में इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं. It does not conduct electricity in solid form as the ions are immobile in the solid state.
इमोबाइल सॉलिड स्टेट में इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। जैसे ही मॉल्टेन हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक्वस हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना अपने आप चालू हो जाएगा। समझे? ये भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। की पॉइंट्स अंडरलाइन कर लो, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म में आएगा ही आएगा, शर्त लगा लो अगर ये चैप्टर आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एनसीईआरटी की इन्हीं लाइनों से उठ के आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। समझे? सीबीएसई में सीबीएसई नया क्वेश्चन प्रोड्यूस नहीं करते। सीबीएसई पुराने क्वेश्चन को ही घुमा घुमा के वर्ड चेंज करके वैल्यू चेंज करके आपको चिपका देता है। आपको वो क्वेश्चन एक बार समझ लेना है बस, वैसे ही फुल आउट ऑफ फुल ठोक दोगे आप। समझे? नाउ मिनरल्स एंड ओर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Metals occur naturally in the form of elements or compounds in the earth crust or sea water and are called minerals. जो naturally occurring metals होते हैं ना, जो कंपाउंड के फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में, अर्थ क्रस्ट में या पानी में, ऐसे वैसे पानी में नहीं, समुंदर के पानी में पाए जाते हैं ना, उन्हें मिनरल कहते हैं। और ये जो अर्थली एंड रॉकी इम्प्योरिटीज जो इनके साथ जुड़ी होती है ना, कंपाउंड के साथ, एलिमेंट के साथ, इनको हम गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, गैंग और मैट्रिक्स को अंडरलाइन कर लीजिए। इनका मतलब होता है द इम्प्योरिटीज विच आर एसोसिएटेड विद मिनरल। समझे? नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिट, अब ये जो होता है ना, ये एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल में होता है। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल की प्रोसेसेस होती है। रोस्टिंग क्या होता है भैया? इस सल्फाइड ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। सल्फाइड ओर जो होता है, हम उनको एक्सेस ऑफ एयर में बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल के में हीट कर देते हैं। तो मेटल सल्फाइड जो होता है, अब उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं क्योंकि कंबस्शन हो रहा है। सो मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है। जनरल इक्वेशन याद कर लीजिए, मेटल पुट करिए, बैलेंस कीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, रोस्टिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिएगा ना। कैल्सिनेशन भी एक और प्रोसेस है जिसके कारण हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कार्बोनेट और के लिए यूज होता है। अब कार्बोनेट हो जो होता है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और ये एक्सेस ऑफ एयर में होता है। समझे? कार्बोनेट मेटल का जो होता है ना, उसके साथ उसको अगर हम हीट करेंगे ना, तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व। किसके लिए कैल्सिनेशन यूज होता है? कार्बोनेट और के लिए। रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड और के लिए। जनरल इक्वेशन याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प आएगा। नाउ नेक्स्ट, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को कैसे करें भैया उनको एक्सट्रैक्ट? सो इनका स्टेप वाइज होता है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर को चूरा चूरा कर दो, छोटे छोटा हो गया। अब उस छोटे छोटे का ओर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको पता लगाओ। अगर सल्फाइड ओर निकला कॉन्सेंट्रेशन से हमने पता लगाया तो उसको रोस्ट कर दो, और अगर कार्बोनेट ओर निकला तो उसको कैल्सिनेट कर दो। अब उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड हमारा जो प्रोडक्ट है ना, उस मेटल ऑक्साइड को आप रिडक्शन रिएक्शन में करवा दो। सो मेटल ऑक्साइड रिडक्शन रिएक्शन यानी कि H2 के साथ रिएक्ट करवा दिए तो मेटल प्लस H2O बन गया, रिडक्शन हो गया। उसका रिडक्शन रिएक्शन पढ़े हो ना भैया पहले चैप्टर में, नहीं पढ़े हो तो अभी भी जाके पढ़ लो, टाइम में प्लेलिस्ट में डाल दिया है हमने। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो ऐसी ट्रिक्स आएंगी ना वो भी चैनल को सब्सक्राइब किए होगे, बेल का नोटिफिकेशन और को ऑन रखे होगे तो पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा, तुम्हारा ही लॉस होगा भैया। फिर इसका रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन कर दो। जो भी और बचा है ना उसके अंदर इम्प्योरिटीज, छोटे मोटे पार्टिकल्स, उनको रिफाइन कर दो। ठीक है, ऐसे ये होता है पूरा प्रोसेस मेटल का। ठीक है, नाउ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी कैसे करें भैया? सेम चीज होता है, बस इसमें कार्बोनेट और जुड़ गया, कैल्सिनेशन हो गया। इसका एग्जाम्पल है जिंक, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जिंक कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। फिर उसी जिंक ऑक्साइड को मैंने रिएक्शन करवा दी तो जिंक प्लस H2O बन जाएगा। समझे? अब मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इनके लिए वो प्रोसेस यूज नहीं हो सकता। ये भैया बड़े तेजस्वी लोग हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। समझे?
सो अब इनके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? Electrolytic reduction is a type of electrolysis. The oxides and chlorides of metals is fused in a molten state. Infused और molten state are electrically reduced. समझे? इनको हमने पिघला दिया, मेटल्स जो हो गए, मेटल्स के अंदर ये आयंस को फ्री कर दिया. अब ये इलेक्ट्रिकली रिड्यूस, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड बन रहा था उसको हमने इलेक्ट्रिकली कैथोड और एनोड रे सब, सॉरी कैथोड और एनोड वाला एक्सपेरिमेंट पढ़े हो ना चैप्टर 1 में, वही सेम एक्सपेरिमेंट हम इस मटेरियल के साथ करते हैं. हमने ऑक्सीजन को हटवा दिया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से. समझे? आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा. ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन हम भला कैसे करते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे एमसीक्यू बन सकता है. ये हमने थोड़ा प्रिडिक्शन किया है. इससे एमसीक्यू बनने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं इस टॉपिक से. ये टॉपिक भी बहुत पुराना है, लेकिन इसमें 70% कॉम्पिटेंसी है, सो आ सकता है. सो इम्प्योरिटीज और इन सबको रिड्यूस करने के लिए ना हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं, मैंने आपको दिखाया. फिर डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, लिक्विफिकेशन का यूज़ करते हैं, वेपर फेस रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं और जोन रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं. आपको बस इनको याद कर लेना, इनके प्रोसेस के बारे में कुछ जानना नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए होता क्या है, इसका शब्द मालूम होना चाहिए. आपके लिए क्या है ये अभी? कद्दू है. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर कोई पूछ दिया क्या होगा तो बता देना भैया, क्योंकि मैंने समझाया है इसे पिछले में, बहुत काम का है. अगर किसी ने बोल दिया डिस्टिलेशन क्या है तो बोलना कद्दू है, कुछ काम का नहीं है. लिक्विफिकेशन के कद्दू है, वेपर फेस रिफाइनिंग के कद्दू है, जोन रिफाइनिंग के कद्दू है. बस याद रख लेना है कि इनका शब्द क्या है और कहाँ यूज होता है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स पे. क्वेश्चन आ सकता, कोई भरोसा नहीं है. ठीक है ना. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैंने आपको समझाया, वही आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया. देखिए वही सेम एक्सपेरिमेंट है. नीचे जो होता है इम्प्योरिटीज सेटल हो जाता है, कार्बन जो मेटल होता है वो जुड़ जाता है. प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर जो होता है वो प्योर कॉपर की तरफ चला जाता है. जो डस्ट होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, आयंस में टूटता है. तो इसको देखो, कॉपर सल्फेट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट हियर, इट ब्रेक्स इनटू आयंस. जो मेटल सॉल्ट यहाँ है ना CuSO4, सो इसको रिफाइनिंग कर देता है. समझे? वही प्रोसेस मैंने आपको समझाया चैप्टर 1 में भी, यही प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ है. नाउ मेटलॉइड्स एंड एलॉयज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लो. पिछले साल CBSE में इसका MCQ आया था. समझे? मेटलॉइड्स क्या होता है, एलॉयज क्या होता है, अब जानते हैं. मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इनमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है. एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जर्मेनियम पूछ दिया था. जर्मेनियम क्या होता है? एलॉय होता है, मेटालाइड होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है. सो आंसर वुड बी मेटालॉइड, बिकॉज इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी है. नाउ alloy or mixture of two or more elements where at least one जिसमें एक तो होता है वो मेटल होता है. alloys are often stronger and more durable than pure metals. alloy जो होता है ना वो मेटल या तो दो मेटल का बना होगा, या तो एक मेटल या नॉन मेटल का बना होगा, या तो मेटल प्लस नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है. वन मेटल, टू नॉन मेटल, लेकिन हमेशा एक मेटल रहेगा, हमेशा एक मेटल रहेगा. याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है. इनके प्रॉपर्टी क्या होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एक्चुअल मेटल से, क्योंकि हमने इनकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर दिया है. समझे? नाउ corrosion and prevention. Corrosion, the gradual destruction of metal by chemical reaction with environmental elements such as rusting of iron हमने इक्वेशन देखा था इसका चैप्टर 2 में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में. आयरन जो हमारा रिएक्ट करते हैं वो स्टीम के साथ करता है. समझिए? नॉर्मल वाटर या एयर के साथ नहीं करता है. नाउ अब इस भयंकर चीज़ है जिसके कारण इतना नुकसान हो सकता है,
अगर आपका आयरन, मान लो ब्रिज बना, आयरन रस्ट हो गया, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, ब्रिज गिर जाएगा, लाखों लोग मर सकते हैं अगर वो बड़ा ब्रिज हुआ थोड़ा, लाखों भी नहीं, हजारों लोग, सॉरी ज़्यादा बोलते, ज़्यादा एग्जैचुरेट कर दिया। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे इतनी बड़ी घटना को? टेक्निक्स लाइक पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एंटी रस्ट सोल्यूशन का अप्लाई करने से ये सब प्रिवेंट किया जा सकता है। ये टेक्निक्स को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बन सकता है, असर्शन रीजन भी बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकता है। सबकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, सबकी प्रैक्टिस करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप बस देखते जाओ। आप एक वीडियो देखोगे आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ऐसा समझा रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमारे तक एंड तक बने रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप एंड तक रुक गए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त तक पहुंचा दो। भैया 10th में कोई कंपटीशन नहीं है, 10th में अपने दोस्तों की जितनी ज़्यादा हेल्प करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपका दोस्त पास होगा, आप ही को थैंक यू बोलेगा आकर, समझिए। तो थैंक यू पाने के लिए भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, वीडियो को लाइक कर दो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, हमारे व्हाट्सएप पेज को भी फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि उसी में नोट्स आता है, हम उसमें आपका डाउट क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जितने डाउट है आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भर भर के डाल दो, हम उनको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या तो उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और हाँ, अब एक नया सीरीज चालू हो रहा है जिसको कहते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्यूशंस। इस सीरीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब जो है 70% कॉम्पिटेंसी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। अच्छे एमसीक्यूज दिए हुए हैं जिनको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पिछले साल तक तो सीबीएसई पूछती थी, इस साल तो और पूछने के चांसेस बढ़ गए हैं एग्जाम्पलर से। ठीक है, तो वो सीरीज को देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है सबकी, समझे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पूरी बन गई है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की। जिस चैप्टर में भी डाउट होगा उस चैप्टर की प्लेलिस्ट जाके देख लो। चैप्टर 1 की कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं मैंने, उनको भी देख लो। चैप्टर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट्स के रिएक्शन है, वो सारी उस वीडियो में बहुत डिटेल में है, उनको भी देख लो जाके। ओके, सो एंड तक बढ़ने के लिए थैंक यू, बाय बाय।